Hello everyone, welcome to तस्नीम अकेडमी चैनल। माई सेल्फ उज़मा तस्नीम। आज इस वीडियो में हम लोग टॉलमन साइन लर्निंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। एडवर्ड चेस टॉलमन वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इस थ्योरी को एडवर्ड चेस टॉलमन ने दिया था और इन्होंने इस थ्योरी को अपने एक बुक पे दिया था और उस बुक का नाम था पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड मेन। Tolman's theory of sign learning is also known as sign significance theory and expectancy theory। ये इस थ्योरी का अलग अलग नेम है। साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये सारे अनदर्स नेम इस थ्योरी को दिए गए हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए इस सारे जो दूसरे नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसको भी याद करना है। Tolman doesn't believe in SR mechanism, but he believes in SS mechanism. What is the meaning of this sentence? SR mechanism, जो टॉलमन थे वो SR mechanism पे यकीन नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि जो जितनी भी लर्निंग होती है वो SS mechanism से होता है। जैसे कि बहुत सारे बिहेवियरिस्ट आए, उन्होंने एसआर मैकेनिज्म की बात की। जैसा कि हम लोग जानते हैं थॉरेनडाइक का थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, हर जगह हम लोगों ने क्या देखा था? हर जगह हम लोगों ने एसआर मैकेनिज्म को देखा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को देखा है। लेकिन टॉलमन का मानना ये था कि हमें हर जगह एसआर मैकेनिज्म से लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग जो होती है वो किससे होती है? लर्निंग जो है वो एस मैकेनिज्म से होती है। तो एसआर मैकेनिज्म होता क्या है? एसआर मैकेनिज्म को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि आपने क्या किया, एक हॉट आयरन को टच किया, ठीक है। जैसे ही आप हॉट आयरन को टच करते हो, आप अपना हाथ सडनली वहाँ से क्या करते हो? रिमूव कर लेते हो। तो क्या हुआ? आपने टच किया, जैसे ही आपने टच किया तो आपको स्टिमुलस मिला, ठीक है, कि आयरन गर्म है। और जैसे ही आपको स्टिमुलस मिलता है, आपका ब्रेन मैसेज भेजता है आपके हैंड को कि आप वहाँ से अपना हैंड रिमूव करो। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस क्या हुआ? स्टिमुलस यही हुआ कि आपने आयरन को टच किया और रिस्पॉन्स क्या हुआ कि आपने वहाँ से अपना हाथ रिमूव किया। अपना हैंड वहाँ से जब आपने रिमूव किया तो वो क्या हो गया? वो आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो यही होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो ये जितने भी बिहेवियरिस्ट टॉलमन से पहले आए थे तो उनका मानना ये था कि जो लर्निंग होती है वो एसआर मैकेनिज्म से होती है। लेकिन ये टॉलमन का मानना था लर्निंग जो है वो एसएस मैकेनिज्म के तहत की जाती है। अब एसएस मैकेनिज्म से लर्निंग कैसे होती है? एसएस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? एसएस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि SS means what? स्टिमुलस स्टिमुलस, इसका मतलब होता है कि what leads to what। ओके, जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि अभी आप JRF एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। जिस आप अभी JRF का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? जब आप JRF एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप PhD करेंगे और PhD करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? आपका लर्निंग, आप लर्निंग से लर्निंग हो रही है। व्हाट लीड्स टू व्हाट? ओके, स्टिमुलस स्टिमुलस मैकेनिज्म। तो यही है, टॉलमन का मानना है कि हमें एसएस मैकेनिज्म से लर्निंग होती है, ना कि एसआर मैकेनिज्म से। उन्होंने एसआर मैकेनिज्म को नहीं माना है। तो टॉलमन यही कहते हैं, ठीक है। अब टॉलमन ने अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? मेज एक्सपेरिमेंट था। और उस मेज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? टॉलमन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स एंड मेज। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज़ किया? उन्होंने रैट्स को यूज़ किया और मेज को यूज़ किया। और उन्होंने कितने रैट्स को यूज़ किया? उन्होंने 3 ग्रुप्स ऑफ रैट्स को लिया, दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। उन्होंने क्या किया? इस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को रैट को लिया और उन्होंने इस टेबल पे, ये क्या है?
ये एक टेबल है, मेज़ एक्सपेरिमेंट है, जिसपे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने क्या कहा, इस मेज़ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो तरह का पोर्शन रखा था। एक एंट्री पॉइंट था, जिसे आप मान लीजिए ये एंट्री पॉइंट है और ये क्या है, ये एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे दो पोर्शन रखे गए, एक एंट्री वाले और एग्जिट वाले। और जहाँ पे एग्जिट पोर्शन था वहाँ पे उन्होंने क्या रख दिया, वहाँ पे उन्होंने फूड रख दिया। तो अब तीन ग्रुप्स ऑफ रैट्स को उन्होंने लिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। उसके बाद क्या होता है, ये रैट्स जो है ना वो बहुत हंग्री होते हैं, उन्हें भूख लगती है। तो पहले तो वो रैट्स जो है वो इसके अंदर जाता है और इस टेबल के अंदर जाता है, और ये टेबल बिल्कुल पजल टाइप है, भूल भुलैया जैसा होता है ना, वैसे ही ये टेबल होता है, पजल टाइप का टेबल होता है। तो वो रैट्स खाना ढूंढने के लिए वो क्या करता है, इस रास्ते पे चलता है, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे ये रैट, जैसे ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो ये कर्टेन है, और ये जो ब्लू है ये डोर है। तो रैट्स इस सारी रुकावटों को क्रॉस करते हुए वो क्या करता है, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, और ऐसे करते 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 वो क्या करता है, अपने एग्जिट पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो टॉलमैन ने क्या किया, उन्होंने तीन ग्रुप्स ऑफ रैट को लिया और उन्होंने रैट्स को इस टेबल में छोड़ दिया, डाल दिया। अब रैट्स को भूख लगी थी, वो खाना ढूंढते ढूंढते क्या होते थे, एग्जिट पोजीशन पे पहुंच जाते थे। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 ग्रुप्स ऑफ रैट्स को लिया था और उन्होंने इसको कैसे कैसे डिवाइड किया वो आप देखिए। उन्होंने 1 से 17 डेज तक एक्सपेरिमेंट को किया। ठीक है, उन्होंने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1 के जो रैट थे उस जब वो 1 to 17 डेज तक उस टेबल के अंदर हर दिन जब वो ट्रैवल करते थे तो उन्हें एट द एंड क्या मिलता था, रिवार्ड मिल जा रहा था, मतलब खाना मिल जा रहा था। तो 1 to 17 डेज में ग्रुप 1 वाले जो रैट थे, ग्रुप 1 के जो रैट थे, उन्हें इच एंड एवरी डे जो एग्जिट पोजीशन है, जो एग्जिट पोजीशन है वहां पे, ये देखिए जो एग्जिट पोजीशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें खाना मिल जा रहा है। तो ये ग्रुप 1 के रैट थे कि उन्हें 1 से 17 डेज में हर दिन खाना मिला। उसके बाद अब ग्रुप 2 के रैट्स आते हैं, इसमें डिलेड रिवॉर्ड, इसमें रिवॉर्ड्स को डिलेट किया जाता है, मतलब रोका जाता है। वो कैसे, देखिए 1 to 17 डेज पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन जब ग्रुप 2 वाले रैट्स को क्या किया गया, 1 से लेकर के 10 डेज तक इन्हें क्या किया गया, 1 से लेकर के 10 डेज तक इन्हें खाना नहीं दिया गया, इन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, और 11 से 17 डेज तक जब ये गए तो इन्हें इच एंड एवरी डे क्या हुआ, खाना मिल गया। इन्हें क्या था, खाना नहीं मिला था 1 to 10 डेज वाले रैट्स को, और 11 to 17 डेज उसी रैट्स को खाना दे दिया जा रहा था। ग्रुप 2 में रिवार्ड को डिलेट किया गया, कब डिलेट किया गया, 1 से 10 डेज तक इसको डिले किया गया, और 11 to 17 डेज तक यहाँ पे कोई भी डिले नहीं हुआ, रिवार्ड दे दिया गया ग्रुप 2 वाले रैट्स को। अब जो ग्रुप 3 के जो रैट्स थे उनको कोई भी रिवार्ड नहीं दिया गया। तो जो टॉलमैन थे वो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके वो क्या दिखाना चाह रहे थे, वो ये देखिए कि ग्रुप 1 वाले को क्या हो रहा था, ग्रुप 1 वाले को 1 to 17 डेज तक क्या हो रहा था, खाना मिल जा रहा था, ईच एंड एवरी डेज उनको खाना मिल रहा था। तो ग्रुप 1 वाले रैट्स जो थे वो रिवार्डेड थे, लेकिन ग्रुप 2 वाले जो रैट्स थे उन्हें खाना नहीं मिल रहा था 1 से 10 डेज तक, लेकिन 11 to 17 डेज तक उन्हें खाना मिल जा रहा था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं, ग्रुप 2 वाले जो रैट होते हैं, जो 1 to 10 डेज वाले जो रैट्स थे, ओके 1 to 10 डेज में जो रैट्स को खाना नहीं मिल रहा था, नो फूड,
उनको कोई खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो रैट्स जो थे जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था, फिर भी वो इसके अंदर घूम रहे थे और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। तो यहाँ से एग्जिट पे पहुँचते थे, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। तो वो ऐसा नहीं था कि वो इसके अंदर टहलना या घूमना या इससे बाहर निकलना ही छोड़ दिए, वो इसमें एमलेसली घूमते रहते थे, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, बिना किसी रीइंफोर्समेंट के भी। 1 से 10 तक जो वाले रैट्स थे, 1 to 10 डेज में जो रैट्स को खाना नहीं मिल रहा था, वो इसके अंदर घूम रहे थे, एमलेसली घूम रहे थे, बिना किसी मकसद के घूम रहे थे, उनके पास कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब 11 to 17 डेज के रैट्स की बात हम करते हैं, 11 to 17 डेज वाले रैट्स को मतलब हर दिन खाना मिल रहा था। 11 से 17 डेज हर दिन उन्हें खाना मिला। तो जब उन्हें खाना मिला तो 1 से 10 डेज वाले जो रैट्स थे, उनका जो मूवमेंट था वो बहुत स्लो था, वो बहुत आराम से घूम घूम के यहाँ पहुँचते थे। लेकिन 11 to 17 डेज वाले जो थे ना, वो जब उन्होंने देखा यहाँ पे खाना है तो उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो बहुत तेज़ी से यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से टॉलमैन ने देखा कि ऐसा नहीं है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो ज़रूरी है लर्निंग के लिए। जब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं था, जब यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं था, तब भी लर्निंग हो रही थी, तब भी इस रैट ने इसके अंदर घूमा और इस रैट ने इसके अंदर घूम करके अपना रास्ता खोज लिया कि हमें यहाँ से आखिर निकलना कैसे है, बाहर जाना कैसे है। ठीक है, 1 to 10 डेज वाले रैट्स ने बिना किसी मकसद के भी अपना रास्ता ढूंढ लिया था, बिना किसी वजह के अपना रास्ता ढूंढ लिया, और जो रास्ता उसने यहाँ पे ढूंढा था, उसी रास्ते को उसने यूज़ करके वो बहुत तेज़ी से यहाँ पहुँच जाता है जब उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन रीइंफोर्समेंट क्या करता है? लर्निंग को इंक्रीज कर देता है। 1 to 10 डेज तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं था, लेकिन फिर भी लर्निंग हो रही थी, फिर भी रैट्स ने इसका रास्ता ढूंढा था। और जब 11 to 17 डेज वाले रैट्स को रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, तो इसने क्या किया था? इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अपनी लर्निंग को बढ़ा दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो टॉलमैन यही कहना चाहते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो लर्निंग को स्टार्ट नहीं करता है, उसकी शुरुआत नहीं करता है, बल्कि रीइंफोर्समेंट जो है वो लर्निंग को बढ़ाता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ व्हाट? दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टॉलमैन। तो टॉलमैन ने इस एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करके ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद और इस मेज एक्सपेरिमेंट के बाद टॉलमैन ने बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड की। वो क्या क्या था, वो मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर जो है वो मोलर अप्रोच का है। वो कौन कौन सा है? वो मोलर अप्रोच के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि किसी भी लर्निंग को करने के लिए क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। वो गोल क्या है? जब लर्निंग तभी होती है जब गोल होता है, जब गोल नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। जैसे कि आप ये थ्योरी पढ़ रहे हो, ये टॉलमैन थ्योरी आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको JRF एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसीलिए आप ये थ्योरी पढ़ रहे हो। तो यही मोलर अप्रोच कहता है कि लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। अंडरस्टूड? लर्निंग तभी होती है जब आपका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, कुछ ना कुछ गोल होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद इस थ्योरी में अब आप मोलर अप्रोच को मेज एक्सपेरिमेंट थ्योरी से भी देख सकते हैं कि चूहे को क्या चाहिए था? खाना चाहिए था। तो उसका गोल क्या था? उसका गोल रीइंफोर्समेंट था। तो उसने उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर दिया। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं लैटेंट लर्निंग। लैटेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है? लैटेंट लर्निंग का मतलब होता है हिडन लर्निंग। हिडन लर्निंग का मतलब ये हुआ कि
ये एक ऐसा लर्निंग है जो हिडन होता है। जैसे शुरुआती दौर में ये जो लर्निंग है वो आपके सिर्फ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मेंटल एबिलिटी में ही रहती है, वो बिहेवियर में नहीं दिखता है। लेकिन जब वक्त आता है तो वो लर्निंग बिहेवियर में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप लैटेंट लर्निंग को समझ सकते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप पहले जब कहीं जाते हो तो आप अपने माइंड में पूरा मेंटल इमेज बना लेते हो कि आपको, जैसे कि आपको यहाँ पहुँचना है, ये आपका गोल है, ठीक है, और आपको यहाँ से पहुँचना है। जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको रास्ता पता नहीं होता है, तो आप हर चीज़ देख करके यहाँ पहुँचोगे कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पहुँचते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने पूरा मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लिया कि आपको पहुँचना कैसे है। और जब आपको दूसरी बार कहा जाएगा यहाँ पहुँचने के लिए, तो आप खुद ब खुद अपने आप यहाँ ईज़िली पहुँच जाएंगे। तो यही लैटेंट लर्निंग होती है कि पहले हम चीज़ें सीख लेते हैं और वो हिडन होती है, और बाद में जब वक्त आने पे हम उसको यूज़ करते हैं। लैटेंट लर्निंग को हम समझ सकते हैं उस मेज़ एक्सपेरिमेंट में भी। देखिए क्या हुआ, जो रैट था, जब 1 to 10 डेज़ क्या हो रहा था, 1 to 10 डेज़ उसको कोई फूड नहीं मिल रहा था, फिर भी वो घूम रहा था। तो जब वो 1 to 10 डेज़ घूमा तो उसने उसमें रास्ते को देखा कि कैसे हमें एग्जिट पोजीशन तक पहुंचना है, और उसने माइंड में एक मैपिंग कर ली थी ना। तो जब 11 to 17 डेज उसने क्या देखा, फूड देखा, तो उसने इसी लर्निंग को यूज़ किया और उसने फिर अपने बिहेवियर में उसको दिखा दिया, और वो बहुत तेज़ी से पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? फूड के पास पहुंच गया। तो इस थ्योरी से, टॉलमैन थ्योरी से, एक लैटेंट लर्निंग की बात भी सामने आ गई जो कि टॉलमैन ने बताया है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर लर्निंग। हम लोग देख चुके हैं कि रीइंफोर्समेंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 to 10 डेज तक रैट ईजिली घूम रहे थे, वहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं था, फिर भी वो घूम रहे थे। और जब हम कॉग्निटिव मैप की बात करते हैं तो कॉग्निटिव मैप क्या होता है? ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, ये मेंटल इमेज है कि आप कहीं भी जाते हो आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब रैट घूम रहा था 1 to 10 डेज, तो उसके माइंड में क्या हुआ, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन गया कि कैसे उसे वहां तक पहुंचना है, एक माइंड इमेज बन जाता है। तो वही कॉग्निटिव मैप होता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या क्या समझा? यहाँ हम लोगों ने समझा कि टॉलमैन ने एक थ्योरी दी थी और उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है, मेज़ एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने उस थ्योरी से बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड की। मुलर अप्रोच, लैटेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिव मैप, और उन्होंने किस तरह से ग्रुप में डिवाइड करके इस थ्योरी को बताया और किस तरह से वो एसआर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, वो एसएस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी हिसाब से जो मेरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।